हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा 7th लेक्चर होगा फॉर नीट 2025 केमिस्ट्री, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 के इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बोस एटॉमिक मॉडल स्टडी कर लिया और बोस एटॉमिक मॉडल के भी कुछ लिमिटेशंस थे, जिससे हमें पता चला कि फाइनली बोस एटॉमिक मॉडल भी फेल हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताने में। तो जब भी कोई थ्योरी फेल हो जाती है तो कुछ न्यू मॉडल आता है, तो वो मॉडल आया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो जब भी कोई एक नया मॉडल आता है उससे पहले कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, कुछ फेनोमेनाज होते हैं जिन पर स्टडी करी जाती है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आने से पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये कुछ ऐसे फेनोमेनाज थे जिनमें स्टडी हुई एंड डेवलपमेंट्स हुए। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रॉगली इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करा गया एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन फेनोमेनाज में डेवलपमेंट्स हुई एंड उसके बाद फाइनली हमारा आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर का हमारा मेन टॉपिक है डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा बोर्स एटॉमिक मॉडल डेवलप होने से पहले कुछ फेनोमेना थे जिन पर स्टडी करी गई, डेवलपमेंट्स हुए, जो कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसको हमने डिटेल में स्टडी करा। और उसके बाद हमें पता चला बोर्स एटॉमिक मॉडल भी फेल हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताने में। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के भी कुछ लिमिटेशन है, वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ऑब्वियसली बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, तो उसके बाद कोई ना कोई न्यू मॉडल भी आएगा। तो वो मॉडल था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब कोई भी मॉडल अचानक से नहीं आ जाता, उससे पहले कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होती है, काफी सारे एरियाज में स्टडी करी जाती है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आने से पहले भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जो कि थे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये कौन से, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर बोर्स मॉडल के कुछ लिमिटेशंस। ठीक है, तो देखिए बोर्स मॉडल आया, ठीक है, हमें पता चला कि बोर्स ने भी अपनी थ्योरी दी। अब बोर्स थ्योरी में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको बोर्स साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फाइनली बोर्स थ्योरी भी हमारी फेल हो गई एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताने में। तो जो फेल हो गई, क्यों फेल हो गई बोर्स की थ्योरी, उसके भी कुछ लिमिटेशन है, तो ये हम यहाँ पर अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बोर्स थ्योरी में जैसे हमने देखा, ऑब्वियसली बोर्स थ्योरी जो है रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल का इंप्रूवमेंट थी, क्योंकि रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो हमने देखा, जिसके जो लिमिटेशंस थे, उन लिमिटेशंस को बोर मॉडल ओवरकम कर पाया। देन उसके बाद ये मॉडल स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रा बताता है हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस का। हाइड्रोजन एटम जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन लाइक आयंस क्या होते हैं, जिसके पास अगेन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। किस तरीके से आयन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस। तो ये सारे जो आयंस हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी ये यहाँ पर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस के यहाँ पर बोर्स मॉडल ने स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रा इनका एक्सप्लेन करा। अब देखिए बोर्स मॉडल ने कुछ पॉइंट्स थे जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो कि काफी सिंपल थे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर लिमिटेशन की बात करा जाए बोर्स मॉडल की, तो वो है इट फेल्स टू एक्सप्लेन, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल डबलेट दैट इज टू क्लोजली स्पेस लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व by using sophisticated spectroscopic techniques। ठीक है, यानी कि ये क्या बता रहा है, जब हमने देखा हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रम हमने ऑब्जर्व करा, तो उसमें थे कुछ ऐसे लाइंस जो कि बहुत एक दूसरे से क्लोज है, जिसको नाम दिया गया डबलेट। ठीक है, जो कि दो क्लोज लाइन थे। ठीक है, तो उससे नाम दिया गया यहाँ पर डबलेट। तो यहाँ पर इसके बारे में बोर्स मॉडल ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्यों इतने पास में हमें वो लाइंस देखने मिल रहे हैं। देन सेकेंड पॉइंट, दिस मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन
फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटम विच पोजेसेस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस मॉडल ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ध्यान में रखते हुए ही अपनी थियोरी बताई। बाकी सारे तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो सारे एलिमेंट्स है, जैसे कि हीलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम, बेरिलियम जो सारे इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनके बारे में ये थ्योरी ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। देन नेक्स्ट पॉइंट है, Bohr's theory was unable to explain splitting of spectral line in the presence of magnetic field, Zeeman effect और an electric field, Stark effect। यानी कि यहाँ पर देखिए बोर्स थ्योरी भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई जो स्पेक्ट्रल लाइंस थे जिनका स्प्लिटिंग हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम कहते हैं जीमन इफेक्ट, और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो आपको बहुत डिटेल में अब नहीं जाना है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी स्पेक्ट्रल लाइन का यहाँ पर स्प्लिटिंग होता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो उसे हम कहते हैं जीमन इफेक्ट, और जब भी स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उसे हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपको नीट में आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इस फिनोमेना को भी बोर्स की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एंड फाइनली बोर्स की थ्योरी ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, एटम्स का किस तरीके से केमिकल उनमें बॉन्ड्स बनते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो, तो इस फिनोमेना को भी बोर्स की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस बोर्स मॉडल के। तो इस लिमिटेशंस को देख के ये पता चला कि फाइनली बोर्स मॉडल भी फेल हो गया। तो इस मॉडल के फेल होने के बाद ऑब्वियसली कोई न्यू मॉडल आएगा, तो उस न्यू मॉडल के बारे में अब हम स्टडी करते हैं। अब देखिए जो न्यू मॉडल आया बोर्स के बाद वो था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब देखिए कोई भी मॉडल अगर नया कोई मॉडल आ जाए तो कोई भी मॉडल ऐसा अचानक से डायरेक्टली नहीं आ जाएगा, उसके पहले कोई ना कोई स्टडीज हुई होगी, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हुए होंगे, तब जाकर एक न्यू मॉडल आता है। तो उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आने से पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुए जो कि थे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस मॉडल को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले हम देखेंगे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या होता है और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। अब हम डी ब्रोगली इक्वेशन के थ्रू समझेंगे कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या होता है। तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर इस फिनोमेना के बारे में देखने के लिए हमको डी ब्रोगली इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। सो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है जिनका काफी ज्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था हमारे पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में बताने का। तो डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने 1924 में कहा कि जिस तरीके से रेडिएशन की ड्यूअल बिहेवियर होता है, रेडिएशन के पास पार्टिकल वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती है, उसी तरीके से हमारे मैटर के पास भी दोनों यानी कि पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती है। तो मैटर क्या होता है? मैटर एक तरीके से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास और वेलोसिटी हो, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स है, कोई बॉल है, ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मैटर का भी डी ब्रोगली ने कहा यहाँ पर मैटर का भी ड्यूअल बिहेवियर होता है, यानी मैटर का भी पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक बिहेवियर होता है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती है। अब इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने देखा फोटोन क्या जो रेडिएशंस थे, हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लाइट जो हम पास कर रहे थे, लाइट एक तरीके से ये क्या होता है? फोटोन होता है। तो फोटोन में हमने देखा जिस तरीके से उनका मोमेंटम एंड वेवलेंथ है, उसी तरीके से डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मोमेंटम एंड वेवलेंथ होगा, जो कि बोर्स थ्योरी नहीं बता पाई थी। बोर्स थ्योरी ने तो कहा फोटोन का वेवलेंथ है, फोटोन का मोमेंटम है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और वेवलेंथ है। तो डी ब्रोगली ने कहा इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मोमेंटम एंड वेवलेंथ होगा जिस तरीके से फोटोन का होता है, और इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर वेवलेंथ जिसको लैम्डा से डिनोट करा जाता है, मोमेंटम जिसको पी से लिखा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी जिसके थ्रू आप अपने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ एंड मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन पर आपको काफी सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो कि है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। तो h यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास, v है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये किस तरीके से स्कोर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हो जाएगा h अपॉन p। मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम,
ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, उसका कुछ ना कुछ मास और वेलोसिटी होगी, तो उसको हम लिखते हैं मोमेंटम। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गई, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब देखिए, जो हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन देखा ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के लिए, तो उस इक्वेशन के थ्रू उन्होंने कुछ पॉइंट्स कंक्लूड करा, तो उन पॉइंट्स को यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज वेव कैरेक्टर। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा, हमारे अर्थ में जो भी ऑब्जेक्ट हो गए, सारे ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो, ऐसे ऑब्जेक्ट जो मोशन में यानी जो चल रहे हैं, ठीक है, जो चल सकते हैं, उनका वेव कैरेक्टर होगा। The wavelength associated with ordinary objects are so short because of their large masses and their wave properties cannot be detected। यानी कि ये लाइन क्या बोल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन क्या बोल रही है, वेवलेंथ जो है वो बहुत शॉर्ट होगा। किनका शॉर्ट होगा, जिसका बहुत ज्यादा मास हो, बहुत लार्ज जिसका मास हो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो हमारा भी वेव कैरेक्टर होगा, क्योंकि हम भी मोशन, हम भी चल सकते हैं, ठीक है, हमारा भी कुछ ना कुछ मोशन है। अगर देखें हमने जैसे कि देखा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली अगर मास बड़ा होगा तो हमारे लैम्डा की वैल्यू बहुत कम आएगी, जिसको आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हो। The next point है the wavelength associated with the electrons and other subatomic particle with very small mass can however be detected experimentally। ठीक है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात करें और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास जैसे कि बहुत छोटी होती है, तो अगर डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है, अगर हम उसे ऊपर ले जाए तो वो वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो यानी कि अगर ऐसी चीज जिसका मास जो है बहुत छोटा है, तो उसकी हमें वेवलेंथ देखने मिलती है और हम एक्सपेरिमेंटली इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट पर उन्होंने बोला वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर इन बोर्स मॉडल। ठीक है, बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर के बारे में हमने नहीं देखा। यस, बोर्स मॉडल ने तो फोटोन के हमें बताया कि वेव कैरेक्टर भी है एंड पार्टिकल भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो डी ब्रॉगली ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है। हमने तो देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होगा, डी ब्रॉगली ने कहा इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ भी होगा, मोमेंटम भी होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, हमें पता है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन का इन्होंने कुछ वेवलेंथ या फिर प्रोटॉन का मोमेंटम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की पोजीशन फिक्स्ड है। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में है, प्रोटॉन मूविंग मोशन में नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन जो है हमारा मोशन में नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है ये घूम रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। प्रोटॉन एक ही जगह पर फिक्स्ड है, इसीलिए प्रोटॉन का वेवलेंथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना मोमेंटम। लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि मोशन में है, इसीलिए हमने उसका वेवलेंथ एज वेल एज उसका मोमेंटम हम कैलकुलेट कर पाए। तो ये कुछ डी ब्रॉगली इक्वेशन के कुछ कंक्लूजन्स थे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो फिनोमेना पर डेवलपमेंट्स भी स्टडी हुई वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग जो कि एक साइंटिस्ट थे, अनसर्टेनिटी मतलब कोई एरर, ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब एरर्स, एंड इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। अब ये प्रिंसिपल जो है ये क्या स्टेट करता है, हाइजेनबर्ग का जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, इट स्टेट दैट इट इज impossible to determine simultaneously the exact position and the exact momentum of an electron। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि साइमल्टेनियसली एक ही साथ ये इम्पॉसिबल है कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम एग्जैक्टली आप बताओ कैलकुलेट कर कर, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की जिस स्पीड में, एक तरीके से वेलोसिटी क्या हो गई, स्पीड ही हो गई, ठीक है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रैवल, जैसे इलेक्ट्रॉन है ये इस स्पीड में होता है,
ठीक है। तो अगर ये बहुत 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 फास्ट स्पीड, तो अगर आप इसकी स्पीड कैलकुलेट करने जाओ तो आप इसकी पोजीशन नहीं कैलकुलेट, क्योंकि कुछ देर में तो ये इधर का इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन हमारा, ठीक है, यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा। तो आप इतने देर में एक साथ ना उसकी पोजीशन और ना मोमेंटम दोनों भी एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, यही कह रहा है ये स्टेटमेंट। और इन्होंने हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने एक मैथमेटिकली एक इक्वेशन भी दिया है ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ लो। तो क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो डेल्टा एक्स यहाँ पर है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, एरर इन पोजीशन। डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या फिर वेलोसिटी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड 4 पाई कोई कांस्टेंट है। अगर मैं देखिए इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करूं तो मेरी इक्वेशन होगी डेल्टा एक्स डेल्टा, देखिए p क्या होता है मोमेंटम, m इंटू वी एक्स, में इस तरीके से लिख सकती हूँ मोमेंटम को, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरी इक्वेशन होगी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स is greater than equal to h upon 4 pi m, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने क्या करा, जो मोमेंटम का फॉर्मूला है बस उसमें स्प्लिट कर कर हमने लिखा, और जो हमारा मास है, मास को हमने बस डिनोमिनेटर में लेकर आए, बस हमने क्या करा, रीअरेंज कर दिया हमारी इक्वेशन को, ठीक है। अब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को लेकर इस मैथमेटिकल को जो टर्म इन्होंने दिया हाइजेनबर्ग ने, उसको उन्होंने एक्सप्लेन करा। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी जो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या फिर वेलोसिटी है ऑफ द पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल का डेल्टा एक्स का होता है पोजीशन होगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी जो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन with a high degree of accuracy delta x is small, then the velocity of the electron will be uncertain delta vx is large, ठीक है। देखिए अगर आपको दोनों में से एक की वैल्यू पता होगी, मान लीजिए आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू पता है और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आपको पता है, जो आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता है, वो आपको कुछ स्मॉल है, ठीक है, पोजीशन जो है वो स्मॉल वैल्यू आ रही है, तो ऑब्वियसली जो डेल्टा वी होगा आपका या फिर जो डेल्टा पी होगा, आप इस इक्वेशन में भी देख सकते हो डेल्टा वी या फिर डेल्टा पी, तो इनकी वैल्यू ऑब्वियसली लार्ज होगी। ऑन द अदर हैंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन, यानी कि अगर आपको डेल्टा वी पता है, डेल्टा वी एक्स की वैल्यू अगर आपको पता है और डेल्टा वी एक्स स्मॉल है, तो उस केस में 101% आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू जो होगी वो लार्ज होगी, यही कह रहा है ये स्टेटमेंट। तो एक अगर बड़ा है तो एक छोटा होगा, एक छोटा है तो एक बड़ा होगा, क्योंकि आपकी जो ये वैल्यू है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई है, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी ज्यादा आएगी, तभी तो ये साइन जो है ये वैल्यू करेगी, ठीक है, ये साइन जो है ये करेक्ट जो बता रही है वो करेक्ट बोलेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो लेफ्ट पार्ट है ये आपको बड़ा आना चाहिए एज कम्पेयर टू राइट, क्योंकि ग्रेटर देन साइन है, तो एक बड़ा होगा तो एक ऑब्वियसली छोटा होगा, एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा, इस तरीके से आपको आना चाहिए। तो यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कुछ सिग्निफिकेंस। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिग्निफिकेंट यानी नोटेबल है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लेते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत, जिनका मास जो है बहुत कम है, तो उसका आपको कुछ ना कुछ नोटेबल, कुछ ना कुछ चीज आपको देखने मिलेगी और एक्सपेरिमेंटली आप इसे देख सकते हो। लेकिन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का अगर आप देखोगे तो इफेक्ट यहाँ पर नहीं आपको देखने मिलेगा, बहुत नेग्लिजिबल यानी नहीं के बराबर आपको देखने मिलेगा। द नेक्स्ट पॉइंट है, इट रूल्स आउट एक्सटेंशन ऑफ definite paths or trajectories of an electron other similar particles। तो यानी कि यहाँ पर ये सेंटेंस बोल रहा है, ये हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन का कोई एक डेफिनाइट पाथ हो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव करते हैं,
उनका आप ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट यही पोजीशन है, एग्जैक्ट यही वेलोसिटी से, एग्जैक्ट यही उनका मोमेंटम है, आप नहीं कह सकते हो. So it therefore means that precise statements of the position and momentum of electron have to be replaced by the statement of probability that the electron has at a given position and momentum. यानी कि हमने अभी तक जितना पढ़ा उससे हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट हमने देखा उससे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है एंड जो मोमेंटम है, आप उससे एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते हो कि यहाँ पर आपका इस समय यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है यहाँ है, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है इतना होगा, वेलोसिटी इतना होगी, नहीं. आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी के टर्म में, यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है अभी इस रीजन में है, अभी इस शेल में हो सकता है. आप चांसेस बता सकते हैं. प्रोबेबिलिटी का मतलब है कितने चांस है, चांस हो सकता है कि यहाँ पर है. आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन दी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. ठीक है. तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है. इसको हम कल और आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल में हम स्टडी करेंगे. ठीक है. देन अब हम रीजंस देख लेते हैं कि क्यों बोर मॉडल जो है ये फेल हुआ है. ठीक है. फॉर द फेलियर ऑफ बोर मॉडल हम रीजन देख लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, in Bohr model an electron regarded as charged particle moving in well defined circular orbits about the nucleus. तो देखिए बोर मॉडल ये कह रहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है, ये मूव कर रहा है. ठीक है. लेकिन एक्चुअल में आप कहाँ इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोजीशन कहाँ है, ये आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो अकॉर्डिंग टू Heisenberg uncertainty principle. ठीक है. The next point है the wave character of electron is not considered in Bohr model. ठीक है. तो Bohr model ने हमें सिर्फ बताया फोटोन का. ठीक है. फोटोन का हमें बता दिया उन्होंने, ये वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर भी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन का भी एक वेव कैरेक्टर है. ठीक है. The next further an orbit is clearly defined path and this path can completely be defined only if both position and the velocity of electron are known exactly at the same time. This is not possible according to Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है. तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो ऑर्बिट में जिस तरीके से सर्कुलर पाथ में, ये यहाँ पर इन्होंने बताया था बोर मॉडल में ऑर्बिट्स में सर्कुलर पाथ में. ठीक है. प्रॉपरली इन्होंने बताया था कि कितने रेडियस से इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, स्पीड बताया था इन्होंने, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बताया था. एग्जैक्ट आप सेम टाइम पर एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड वेलोसिटी कितनी है, जो कि ये इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. The next point है Bohr model of hydrogen atom therefore not only ignores dual behavior of matter but also contradicts Heisenberg uncertainty principle. यानी कि ये पॉइंट बता रहा है बोह्र मॉडल ने सिर्फ और सिर्फ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को ही इग्नोर नहीं करा, बल्कि इन्होंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पूरा ऑपोजिट करा है. ठीक है. जो बोर्स एटॉमिक मॉडल कह रहा था वो बिल्कुल अपोजिट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से. तो यही रीजन थे जिस वजह से बोर्स मॉडल जो है ये फेल हुआ है. देखिए अभी तक हमने जो भी स्टडी कर लिया उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए. ठीक है. तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक बॉल है. ठीक है. जो कि एक मूविंग पोजिशन में बॉल. ठीक है. बॉल है जिसका मास है 0.1 kg एंड वेलोसिटी यानी बॉल की स्पीड जो है, जिस स्पीड से घूम रहा है बॉल 10 मीटर पर सेकेंड है. अब इस केस में हमें वेवलेंथ पता करना है. तो बहुत सिंपल है. अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन जो कि होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv. ठीक है. तो h जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है जो कि है 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ठीक है. डिवाइडेड बाय मास दिया आपको 0.1 kg. ठीक है. इनटू वेलोसिटी आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. पर सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा. तो ऑब्वियसली देखिए जो आपका वेवलेंथ है
जो आपकी वेवलेंथ होता है लैम्डा की वैल्यू आपका जो इसका यूनिट होता है मीटर में होता है, ठीक है। तो आपको बस कैलकुलेट करना है। तो 0.1 इंटू 10 आप करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो बहुत सिंपल है, जो आपका h की वैल्यू है वही आपके आंसर हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। यानी यहाँ पर देखिए वेवलेंथ की जो हमारा आंसर आ रहा है, जो हमारे लैम्डा की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी छोटी आ रही है, 10⁻34। ठीक है, बहुत छोटा नंबर है। क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट देखा, हमने ये देखा था मैक्रोस्कोपिक के लिए, ठीक है, क्योंकि बॉल है मैक्रोस्कोपिक, जिसको आप ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको आप देख सकते हो, उनका वेवलेंथ बहुत छोटा यानी नेग्लिजिबल, जिसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक के लिए करते हो तो एक सिग्निफिकेंट एक नोटेबल वैल्यू आपको मिलती है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक यानी ये बॉल है तो उसका वेवलेंथ आप देख सकते हो कितना छोटा आया है, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी हमारे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the mass of an electron is 9.1 into 10⁻31 kg if its kinetic energy is 3 into 10⁻25 joule. Calculate its wavelength। ठीक है, यानी कि हमें दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है जिसका हमें मास दिया गया है और उसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई है। अब हमें वेवलेंथ पता करने का है। देखिए मास तो आपको डायरेक्टली दिया है लेकिन वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं दिया इस क्वेश्चन में, आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है। अब काइनेटिक एनर्जी के थ्रू आपको वेलोसिटी पता करना होगा, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो होता है ½ mv²। तो देखिए हमें मास पता है, ठीक है, वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से हमें दी गई है, तो हमें मास पता है, काइनेटिक एनर्जी दी गई है, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आपको जो पता करने के लिए कहा है उसको आप लेफ्ट साइड में लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा v² इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये v² है तो अगर आप v को हटा दो तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m रेस टू रूट लग जाएगा, रूट मतलब हाफ, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू है आप यहाँ पर डाल लीजिए, आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है। तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी गई है 3 इंटू 10⁻⁻25, ठीक है, अपॉन m है मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। अब रेस टू यहाँ पर लिख लीजिए हाफ, क्योंकि रेस टू हाफ, ये हाफ भूलना नहीं है। तो आपने ये लिखा, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, सो यू विल गेट 812 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें v की वैल्यू मिल गई, ठीक है, यानी वेलोसिटी हमें मिल गई। हमें अभी क्या पता है, मास पता है और वेलोसिटी की वैल्यू पता है। तो m पता है, v पता है, तो आप वेवलेंथ पता कर सकते हो, जो कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m, डी ब्रॉगली इक्वेशन के थ्रू। तो h की वैल्यू होगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m, मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू v वेलोसिटी है 812 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप यहाँ पर साइमल्टेनियसली आप यहाँ पर यूनिट्स भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो मीटर का, लैम्डा जो होता है वेवलेंथ का ऑब्वियसली मीटर आएगा, ठीक है, ये हमें पता है। तो आप साइमल्टेनियसली अगर आपको ऐसा लगता है हमें जो यहाँ पर यूनिट से उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप साइमल्टेनियसली लिख भी सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये विल गेट 8967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमें जो यहाँ पर न्यूमेरिकल में दिया है ये नैनोमीटर में दिया है। तो हमें पता है नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ होता है, लेकिन हमारे पास 10⁻10 है। तो आप कर दीजिए एक डेसिमल यहाँ पर लगा दीजिए, तो हो जाएगा आपका 896.7 नैनोमीटर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो आप यहाँ पर आपका जो मास था, मास कितना छोटा दिया है इन्होंने इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। कितना छोटा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद में ही बहुत छोटा होता है और उसका मास तो बहुत छोटा होता है। और अगर हम इसकी वेवलेंथ की देखें बात, वेवलेंथ देखिए कितना बड़ा आया है,
0.7 नैनोमीटर। ठीक है, तो देख सकते हो आप जितना छोटा मास उतना ज्यादा आपका वेवलेंथ होगा। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन जो है माइक्रोस्कोपिक है, तो उसके लिए वेवलेंथ जो है आपका एक सिग्निफिकेंट, एक नोटेबल वैल्यू आ जाएगी आपके लिए। तो इसीलिए देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा मैक्रोस्कोपिक बॉल का हमने देखा वेवलेंथ कितना छोटा आ रहा था, लेकिन इसी केस में इलेक्ट्रॉन है माइक्रोस्कोपिक है, तो देखिए यहाँ पर कितना बड़ा वेवलेंथ आ रहा है। तो यही डिफरेंस है। ठीक है, यही हमने थ्योरी में पढ़ा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 896.7 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, a microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved with the measurement of its velocity? ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पूछा है जो कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जो आपको ऊपर ऊपर चीज दिख रही है उसी को लेकर आपको सॉल्व करना है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है जिसका हमें एटम का यहाँ पर डिस्टेंस एक तरीके से हमें पोजीशन बताई गई है 0.1 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर हमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी, क्या प्रोबेबिलिटी, कितना अनसर्टेनिटी इनके वेलोसिटी में होती है, हमें ये बता करना है। ठीक है, तो देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू हमें जो इक्वेशन पता है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। तो हमें पता है डेल्टा एक्स, ठीक है, इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर आप इक्वल टू लिख सकते हो, इक्वल टू, अगर आप इक्वेशन लिख रहे हैं इक्वल टू h/4 आप इस तरीके से लिख सकते हो। और आप इसको सिंप्लीफाई करना है तो डेल्टा x, ठीक है, तो m इंटू डेल्टा वी आप लिख सकते हो इज इक्वल टू h/4। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डेल्टा x दिया है, ठीक है, m जो है यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होता है, हमें पता है, जो क्या होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है। डेल्टा वी हमें पता करना है, h की वैल्यू पता है, 4 की वैल्यू पता है, तो आप क्या कर लीजिए, जो आपको पता करना है उसको लेफ्ट में लिख लीजिए, जिससे कि हमको डेल्टा वी की वैल्यू पता करनी है, और जो आपको बाकी रिमेनिंग सारी जो वैल्यू पता है उसको राइट साइड में लिखिए, जैसे कि h अपॉन बाकी तो सारे डिनोमिनेटर में आएगा आपका, ठीक है, 4 डेल्टा x इंटू एन। ठीक है, ये वैल्यू आपकी नीचे आ गई। अब देखिए आपको सारी वैल्यूज पता है, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। तो h की वैल्यू जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखिए 4 लिखिए इंटू पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटू डेल्टा x 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो होता है 10⁻⁻10 मीटर इंटू, अभी हमें यहाँ पर मास पता करना, ठीक है, मास 4 लिख दिया हमने, पाई की वैल्यू लिख ली, डेल्टा x की वैल्यू लिख ली, बचा गया मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है आप इसे सिंप्लीफाई करोगे और देखोगे आपके यहाँ पर 10⁻31 एंड 10⁻, यहाँ पर अगर हम देखते -10 तो 10⁻41 होगा, -41 ऊपर जाकर +41 होगा, तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो आप देखिए, अब तो डेल्टा वी की आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक वैल्यू कम थी, दूसरी वैल्यू कितनी ज्यादा आ गई। ठीक है, आपके जो डिस्टेंस था डेल्टा एक्स की अगर हम वैल्यू देखें, पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि था 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर, और अगर बात करा जाए वेलोसिटी की जो कि अनसर्टेनिटी है, जो कि उसकी वैल्यू है वेलोसिटी की, डेल्टा वी वैल्यू आपकी है 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। 10⁻6 इज नथिंग बट 10 लाख। ठीक है, तो कितना ज्यादा आपकी एक वैल्यू छोटी है तो दूसरी वैल्यू कितने ज्यादा बड़ी है, तो यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये बता रहा है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट,
A golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed of the measure with an accuracy of 2%, calculate the uncertainty in the position. तो देखिए यहाँ पर हमें एक गोल्फ बॉल दिया गया है जिसका हमें मास दिया गया है और हमें स्पीड दी गई है, और स्पीड में जो एक्यूरेसी मेजर करा गया है वो 2% करा गया है। तो उस केस में हमें पोजीशन बताना है, यानी डेल्टा एक्स एक तरीके से हमें बताना है। अब देखिए हमें जो स्पीड दी गई है, स्पीड हमें कहा गया है कि 2% एक्यूरेसी दी गई है स्पीड में, ठीक है। तो एक्चुअल स्पीड कितनी है हमारी 45, ठीक है। तो 45 इंटू 2% मतलब 2/100 हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा v वैल्यू आएगी, जो वेलोसिटी हमारी आएगी वो आएगी 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें v मिल गया। अब हमें इक्वेशन का यूज करना है, ठीक है। जैसे कि डेल्टा x डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ठीक है। ये इक्वेशन हमें पता है। अब वही आपको डेल्टा p की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही हम लिख लेते हैं डेल्टा p की जगह पर m इंटू डेल्टा v हम कर लेंगे। तो किस तरीके से हो जाएगी ये इक्वेशन हमारी, अगेन देयरफॉर इक्वेशन हमारी हो जाएगी डेल्टा x, क्योंकि हमें डेल्टा x ही फाइंड करना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू यहाँ पर h/4π, ठीक है, h/4π m इंटू डेल्टा v, ठीक है। अब देखिए आपको डेल्टा x फाइंड आउट करना है, आपको h पता है, 4 की वैल्यू 4, ठीक है, पाई की वैल्यू पता है, आपको m पता है, मास दिया गया है बॉल का 40 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर आपको डेल्टा v की वैल्यू पता लग गई 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए, तो डेल्टा x इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या होगी आपकी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 40 ग्राम्स दिया गया है, ठीक है। केजी में करना है तो आपको क्या करना होगा 10⁻³ kg पर ग्राम हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटू 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप आपके जो वैल्यूज है, आपके जो टर्म्स है, जो यहाँ पर यूनिट्स है, उनको कैंसिल आउट कर सकते हो। और कैंसिल करके अगर आप फाइनल आंसर देखोगे तो डेल्टा x की जो वैल्यू आएगी आपकी, अगर आप सारा सब्स्टिट्यूट कर लेते हो तो 1.46 इंटू 10⁻⁻33 मीटर। तो देखिए यहाँ पर ये, क्योंकि ये बॉल है एक तरीके से ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कौन सा ऑब्जेक्ट देखा था, माइक्रोस्कोपिक, जो कि इलेक्ट्रॉन था, जिसका हमने देखा डेल्टा v वैल्यू और डेल्टा x वैल्यू काफी स्मॉल आ रहा था, और उस केस में डेल्टा v वैल्यू लार्ज आ रही थी हमारी। और अगर यहाँ पर हम देखें डेल्टा x की वैल्यू काफी छोटी आ रही है, जो कि 1.46 इंटू 10⁻⁻33 मीटर्स, बहुत कम आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये माइक्रोस्कोपिक है और वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट था, हमारा इलेक्ट्रॉन था। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन A here is the right answer, 1.46 into 10⁻⁻33 meters, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following equations represent the de Broglie wavelength, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन में de Broglie wavelength की हमें करेक्ट इक्वेशन दी गई है। तो de Broglie इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, ठीक है, where h here is the Planck's constant, m is the mass and v is the velocity of the particle, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए करेक्ट जो हमें इक्वेशन दिख रही है वो है ऑप्शन बी, तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज लैम्डा रिप्रेजेंट इन द डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन में लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन में h क्या रिप्रेजेंट करता है, v क्या रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से पूछ सकता है। अब यहाँ पर आपको लैम्डा पूछा गया है, तो लैम्डा जो है ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, where h is Planck's constant, m is mass and v is the velocity of the particle, ठीक है। तो लैम्डा जो है ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, if the velocity of particle is double, what happens to its de Broglie wavelength,
ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगेन डी ब्रॉगली इक्वेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जो हमें पता है हम वो लिखेंगे, यानी कि डी ब्रॉगली इक्वेशन जो कि होती है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डबल, यानी कि हमने अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि ये जो लैम्डा है ये क्या होगा हमें बताना है, कि डबल होगा या फिर हाफ होगा या फिर सेम होगा या फिर 4 टाइम्स लार्जर होगा वेलोसिटी से, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें रिलेशन पता है, इस इक्वेशन को देखकर पता लगता है कि लैम्डा जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सेम तो नहीं होगा, ठीक है, सेम तो कोई नहीं आएगा आपका कि सेम वैल्यू आ रही है, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है ये डबल कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि लैम्डा कब, जब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कब, जब हम वेलोसिटी को डबल करें यानी ट्वाइस वी कर दे। तो अब अगर हम 2 को अगर इस तरफ लेके आए तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा लैम्डा बाय 2 v, ठीक है। तो ये लैम्डा बाय 2 आ रहा, ये 2 क्या है 1/2 ही है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 था, अगर हम इसे लेफ्ट साइड में लेकर आए तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अगर जब भी हम वेलोसिटी को डबल कर दें, ठीक है, अगर वेलोसिटी को हम डबल कर दें तो हमारा वेवलेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर वेलोसिटी को हाफ करें तो वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी को हाफ करेंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, उस केस में हमारा डबल हो जाएगा वेवलेंथ। लेकिन यहाँ पर हमें वेलोसिटी डबल कर कर पूछा गया, वेलोसिटी डबल है तो वेवलेंथ इस केस में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट डज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट हमें बताना है क्या होगा प्रॉपर। तो देखिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि इम्पॉसिबल है कि आप एक ही साथ ये बताओ कि एग्जैक्टली पोजीशन एंड मोमेंटम क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, ये इम्पॉसिबल है, आप दोनों भी चीज एक साथ नहीं बता सकते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट दिया है। इसी तरीके से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हम देख सकते हैं, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन बी नोन साइमल्टेनियसली। नहीं, आप एक साथ दोनों भी चीज कभी भी नहीं बता सकते अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड देन ऑप्शन सी इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ओनली अप्लाइज टू लार्ज ऑब्जेक्ट। नहीं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। ये देख लीजिए इस वर्ड में माइक्रो और मैक्रो दोनों चीजों के लिए, यानी लार्ज ऑब्जेक्ट एज वेल एज स्मॉल ऑब्जेक्ट के दोनों भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। for this question option B here is the right answer. Next, what does delta x represent in the Heisenberg uncertainty principle equation? तो Heisenberg uncertainty principle equation में delta x किसको represent कर रहा है, क्या टाइम को, पोजीशन को, मोमेंटम को या फिर वेलोसिटी को। तो डेल्टा x होता है पोजीशन के लिए, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में कुछ एरर है, इस चीज को बताता है डेल्टा x हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। उसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में डेल्टा वी पूछा जा सकता है, ठीक है। डेल्टा वी होगा तो उस केस में वेलोसिटी होगा, अगर डेल्टा पी होता तो उस केस में मोमेंटम होता, ठीक है। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हमें कुछ इक्वेशंस यहाँ पर दिए, हमें बताना कि कौन सी करेक्ट इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन जैसा हमने देखा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा एक्स जो कि पोजीशन बताती है किसी भी पार्टिकल के पोजीशन के बारे में, इनटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये होती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस में कुछ डिफरेंट साइन दिया गया है। तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी के बीच में देखिए मल्टीप्लीकेशन साइन होती है, ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर डिवाइड बाय। तो मल्टीप्लीकेशन साइन होती है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी के बीच में। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर।
सो दैट्स इट। इस सेशन को अब हम यही एंड करते हैं। आपको जिस भी क्वेश्चन में, आपको जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आपके कमेंट पर जरूर रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।